Welcome back, guys. We are continuing our chapter number 16, climate. So in our first video we have already studied that what is climate, the difference between climate and weather. Then we also saw the changes of season, how they change because of the tilt of the earth and even because of the revolution of the earth. So these are the reasons for the change in seasons. Then we also saw that how the variation in climate is there in India, that we are having different type of climate in single country. There are some places they are very cold, some places they are very hot, etc. So our today's topic will start from is the factors affecting the climate. Now this is a very important topic. Sometimes the question is also asked. Write the factors affecting the climate of a place. So these are the some factors. This topic is very important, and this is also a very important question answer also, so that you have to very take care that what I am explaining you have to listen carefully. Okay, so let's start. There are some factors on the surface of the earth which control the distribution and amount of elements of climate. These are called climatic factors. तो ऐसी चीज़ें इस पृथ्वी के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करती है, यानी कि क्लाइमेट किस प्रकार का होगा वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स को हम कहते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स. फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. अब यहाँ जो फैक्टर्स लिखे गए हैं ये भारत के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. सो पहला है लैटिट्यूड. क्लाइमेटिक टाइप on the surface of the earth changes according to the latitude of the place concerned. There is a distance of about 111 kilometers between two successive latitudes. Sun rays vertically fall vertically on equatorial region, hence it is very hot throughout the year. India is divided into two zones of different climatic conditions, which that is torrid zone and temperate zone. नाउ लैटिट्यूड, जो लाइन है आपको पता है ना, इमेजिनरी लाइन, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर देयर. तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं इसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है हमारी किसी भी प्लेस के क्लाइमेट की अगर बात की जाए. जो भी प्लेस, इक्वेटर आप जानते हैं, इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द मिड ऑफ द अर्थ. तो इक्वेटर जो है वहाँ पर सनराइज सबसे ज़्यादा होती है. आपने देखा ना, पीछे भी देख सकते हैं, सनराइज सबसे ज़्यादा कहाँ गिरती हैं? इक्वेटर. ये टॉपिक मैंने आपको समझाया था उस दिन. इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इक्वेटर का पार्ट है वो हमेशा ही सनरेज आसानी से वहाँ पहुँचती हैं. तो ये एरिया यानी कि जो प्लेसेस यहाँ पर होंगी नियर द इक्वेटर, दे आर वेरी हॉट. एंड एज वी गो अवे फ्रॉम हेयर, जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाते हैं तो सनरेज जो है वो कम होती जाती है, तो इसलिए ये जो एरिया है ठंडक यहाँ पे बढ़ती जाती है. अब भारत की बात की जाए तो भारत जो है ये इस तरीके से दो पार्ट में बांटा गया है. एक टॉरिड जोन में आता है और आधा टेम्परेट जोन में आता है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये दूसरा टॉपिक है इसका. पहला डिपेंडेंट किस पे है ये क्लाइमेट? लैटिट्यूड पे. दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अब इसके लिए बात की जाए तो द डिस्टेंस ऑफ लैंड मास फ्रॉम सी इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट. Water and land have different capacity to absorb and release the solar heat. As a result, coastal regions experience temperate climate, while the climate becomes continental in the interior places away from sea coast. The climate of Mumbai in India is temperate as it is near the sea coast, while it is continental at Nagpur or Delhi, as these places are situated far away from the sea. अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अब सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप समंदर से दूर जाते जाएंगे, सी से दूर होते जाएंगे, तो क्लाइमेट जो है वो बदलता जाएगा. यानी कि जब आप सी के पास में हैं तो वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहेगा. मॉडरेट का मतलब कि मीडियम, ना बहुत ठंड ना बहुत गर्मी. लेकिन जैसे जैसे आप सी से दूर जाते जाएंगे, समंदर से दूर, तो वैसे वैसे जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल होता जाएगा. क्या होता जाएगा? कॉन्टिनेंटल. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता जाएगा. तो जैसे कि हम बात करेंगे मुंबई की, तो मुंबई सी शोर पे है, यानी कि समंदर के किनारे पे है. तो वहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है? एकदम मॉडरेट क्लाइमेट रहता है. कैसा रहता है? मॉडरेट, यानी कि टेम्परेट क्लाइमेट रहता है, यानी कि मीडियम रहता है, ना बहुत ठंड ना बहुत गर्मी. लेकिन जैसे जैसे हम सी से दूर जाएंगे, यानी कि आप बात करिए दिल्ली की,
दिल्ली जो है या नागपुर की बात करें तो ये दोनों जगह जो है ये सी से दूर है, यानी कि सी का कोई भी लेना देना नहीं है इन दोनों जगहों से, बहुत दूर है। तो ऐसे में इन दोनों जगहों पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल मतलब ठंड में बहुत ठंड, गर्मी में बहुत गर्मी, ये दोनों चीज़ें हम नोटिस करते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि सी से किसी भी जगह डिस्टेंस जो है वो बहुत मैटर करता है उस जगह के क्लाइमेट को बताने में। तो अगर सी के पास में जगह है तो हम बोल सकते हैं कि वो टेम्परेचर वहाँ पर मॉडरेट होगा, टेम्परेट होगा। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, यानी कि सी से आप दूर जाएंगे तो कोई भी जगह जो समंदर से दूर है वहाँ पर टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ठंडा ठंड में और गर्म बहुत ही गर्म में। अभी दोनों चीज़ें आप जानते हैं कि वाटर और लैंड है, इनकी कैपेसिटी टू ऑब्जॉर्व हीट इज़ वेरी डिफरेंट। यानी कि पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है धूप से और लैंड जो है वो जल्दी गर्म होता है। तो इनकी दोनों की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है जो हीट के प्रति और उसको रिलीज़ करने की जो कैपेसिटी है वो अलग है। यही रीज़न है कि हम सी के पास में मॉडरेट क्लाइमेट या फिर टेम्परेट क्लाइमेट फील करते हैं और सी से दूर जाते ही टेम्परेचर जो है कॉन्टिनेंटल हो जाता है। तीसरा टॉपिक है इसका अल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल। एज वी गो हायर इन द एटमोस्फियर फ्रॉम सी लेवल, एयर प्रेशर एंड एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस. While higher leaves gets more rain, due to high altitude the Himalayan peaks remain snow covered. While higher leaves get more rain, due to high altitude the Himalayan peaks remain snow covered throughout the year. Moist air cools down when it rises and gives rain. With increasing altitude of the mountains in Meghalaya, the rainfall increases. In general, air temperature decreases at the rate of 1 degree Celsius for the ascent of 165 meters or by 6.5 degree Celsius for an ascent of every 1000 meters from the surface of the earth. तो यहाँ पर बताया गया कि जैसे जैसे हम लेवल सी लेवल यानी कि हमारी पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, एक इसके लिए छोटी सी बात अगर हम देखने जाएं तो आप जानते हैं जब हम ट्रेवल करते हैं बाय एयर यानी कि आप प्लेन में जा रहे हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे प्लेन की हाइट बढ़ती है यानी कि प्लेन ऊंचाई पे जाता है तो टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है। तो कभी कभी आपने सुना होगा वहाँ पर अनाउंसमेंट भी की जाती है कि आउटसाइड टेम्परेचर इज़ -50 डिग्री -40 डिग्री एटसेट्रा, यानी कि ऊपर बहुत ठंड होती है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर दूँ तो देखिए आप गर्मियों के दिनों में हम लोग कहाँ जाते हैं ज़्यादातर घूमने फिरने के लिए, हिल स्टेशन में जाते हैं। अब भाई बाकी सब जगहों पर गर्मी है तो हिल स्टेशन में ठंडा कैसे है मौसम, बिकॉज वो जगह जो है वो सी लेवल से ऊपर है काफ़ी, यानी कि वो पहाड़ पे बसी है हुई, इसी तो हिल स्टेशन बोलते हैं। तो ऊंचाई होते होते टेम्परेचर कम होने लगता है। तो एक चीज़ आपको यही ध्यान रखिए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता रहता है, यानी कि ठंड बढ़ती रहती है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर जो ठंडी हवा बहती है इस कारण से वहाँ पर ठंडक रहती है। तो अगर हम बात करें टेम्परेचर डिक्रीज की तो अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं यानी कि धरती से आप 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। समझिए पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर अगर 65 डिग्री है तो आप 10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1000 मीटर ऊपर जाने पे यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस की कटौती होती है टेम्परेचर के अंदर। इसीलिए हम जब एरोप्लेन के द्वारा प्लेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर उड़ने के बावजूद बहुत ठंडा फील करते हैं। भले हमें प्लेन के अंदर नहीं फील होता है लेकिन जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो रियली माइनस में होता है, क्योंकि हम इतनी हाइट पे लगभग हज़ारों फुट की हाइट पे उड़ते हैं। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड, अब बात करेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड की। इंडिया फॉल्स इन द पाथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। These winds originated due to tropical high pressure belt in northern hemisphere. भारत की बात करें तो भारत जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के रास्ते में आता है, यानी कि यहाँ से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जाती हैं और ये विंड्स जो है ये ओरिजिनेट होती है, कहाँ से शुरू होती है, ड्यू टू द ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की वजह से ये शुरू होती हैं। दीज विंड्स डिफ्लेक्ट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड ब्लो टूवर्ड्स इक्वेटर। ये विंड्स डिफ्लेक्ट होना मतलब अपना दिशा बदलना, टकरा कर वापस आना, ये डिफ्लेक्ट होती हैं कोरियोलिस फोर्स से। कौन सी फोर्स बताई है, कोरियोलिस फोर्स से, और ये वहाँ से डिफ्लेक्ट होकर इक्वेटर की तरफ बहने लगे। इन पास्ट दीज विंड्स वर यूटिलाइज फॉर ओशनिक ट्रेड। प्राचीन समय की बात करें, पुराने समय की बात करें, जब जो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी उस समय इन विंड्स का यूज़ किया जाता था ट्रेड के लिए। यानी कि आप जानते हैं ना जो शिप्स वगैरह होती है उनके ऊपर पाल बांधी होती है, बहुत बड़ा सा कपड़ा दिखाई देता है, सेल बोलते हैं जिसको, और उस कपड़े को इस तरीके से सेट किया जाता है ताकि वो हवा के प्रेशर से
वो शिप को आगे बढ़ा सके। तो इन शिप्स का यूज़ किया जाता था, इन हवाओं का यूज़ किया जाता था ट्रेड के लिए भी, यानी कि समुद्र के द्वारा जो ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता था। इसीलिए इन विंड्स को ट्रेड विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इनको? ट्रेड विंड्स। एज दिस विंड्स ब्लो ओवर लैंड मास दे कंटेन लेस मॉइस्चर। ये हवाएं जो हैं ये लैंड मास यानी कि पृथ्वी के ऊपर से बहती हैं, पानी के ऊपर से नहीं, पृथ्वी के ऊपर से बहती हैं, इसलिए इनके अंदर मॉइस्चर बहुत कम होता है, यानी कि नमी बहुत कम होती है, पानी बहुत कम होता है। द इंडियन ओशन इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया। अब भारत की बात करें तो भारत के साउथ में इंडियन ओशन है, हमारे वेस्ट में अरेबियन सी है, और ईस्ट की बात करें तो बे ऑफ बंगाल है। ड्यू टू दिस वास्ट वाटर मास द विंड्स पासिंग ओवर देम एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन इन इंडिया। अब जब ये हवाएं भारत में एंटर होती हैं और ये हवाएं इन तीनों वाटर बॉडीज़ के ऊपर से गुजर कर आती हैं, तो ये अब्जॉर्ब करती हैं बहुत सारा मॉइस्चर, और इस तरीके से ये भारत में आकर बहुत सारी बारिश करती हैं। ड्यूरिंग विंटर हाई प्रेशर डेवलप्स टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय। विंटर की बात करें, सर्दियों में, तो हिमालय की तरफ हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो इस कारण से आपको पता है हाई से लो की तरफ हवा बहती है, हवा का बहने की डायरेक्शन क्या रहती है? हाई टू लो। अब हिमालय में हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हवाएं जो हैं वो हिमालय से भारत के दूसरे पार्ट की तरफ बहने लगती है। कोल्ड एंड ड्राई विंड्स फ्रॉम दिस रीजन ब्लो टुवर्ड्स द ओशियनिक एरिया वेयर लो प्रेशर इज क्रिएटेड। अब ओशियन की तरफ, समंदर के अंदर लो प्रेशर होता है, इसीलिए ये जो हवाएं हैं ये हिमालय से लो प्रेशर एरिया की तरफ बहने लगती हैं, यानी कि समंदर की तरफ बहने लगती है। During summer, the low pressure develops due to high temperature over Central Asia and Indian landmass. अब ये तो ठंड की बात देखी हमने। अब गर्मियों में बात की जाए तो गर्मियों में लो प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि सेंट्रल एशिया के अंदर और भारतीय लैंडमास यानी कि भारत की बात करें हम, तो हमारे देश के अंदर भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है। क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा, देखिए गर्मी ज़्यादा होगी, धूप ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? जो सन की जो रोशनी है, सनरेज जो है यानी कि हीट जो है, उससे हवा गर्म हो जाएगी, गर्म होकर हवा ऊपर उठ जाएगी और नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। एट दिस टाइम हाई प्रेशर प्रिवेल्स फॉर इंडियन ओशन इन साउथ, सो विंड्स टेंड टू ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर ओवर इंडियन ओशन टू लो प्रेशर इन नॉर्थ इंडिया। अब उत्तर भारत में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है इस समय में, और जो सी है हमारा, खासकर इंडियन ओशन, वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, तो फिर जो हवा है वो हाई से लो की तरफ बहना शुरू करती है। इस प्रकार हवा इंडियन ओशन से नॉर्थ इंडिया की तरफ बहने लगती है। दीज विंड्स आर नॉन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। इन विंड्स को नाम दिया गया है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। दे कंटेन मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन इन इंडिया। ये मॉइस्चर लाती हैं और भारत के अंदर बारिश भी करवाती है। Sometimes a peculiar phenomena takes place over places located far from India, which creates temporary changes in the long-term climatic pattern. Phenomena like jet stream, western disturbances, El Nino, ITCZ have affected the Indian weather to a great extent. However, the monsoonal characteristics of climate of India remain unaffected. अब कभी कभी कुछ पर्टिकुलर इस तरह की घटनाएं होती हैं, फिनोमेनाज होते हैं जो भारत के बाहर दूर दूर जगहों पे होती हैं, जिससे क्लाइमेट के अंदर टेम्पररी चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? टेम्पररी, परमानेंट चेंजेस नहीं, टेम्पररी चेंजेस होते हैं। ये क्यों होते हैं? कुछ घटनाओं की वजह से। इन फिनोमेनस को कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर नाम दिए गए कुछ फिनोमेनस के, जैसे कि जेट स्ट्रीम है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, अल नीनो है और ITCZ। तो ये कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले कुछ फिनोमेनस हैं, जिससे हमारा जो वेदर है, हमारा जो मौसम है, वो इफेक्ट होता है। लेकिन भारत की बात करें तो मॉनसूनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होते हैं। तो कभी कभी आप देखते हैं कि सर्दियों के दिनों में भी गर्मी फील होती है, अभी हमें फील हो ही रही थी 2-3 दिन पहले, और सर्दी जब बारिश होती, गर्मी के दिनों में भी कभी कभी बारिश होने से ठंडक बढ़ जाती है। नाउ सीजन्स की बात करते हैं। अब भारत के सीज़न, अब हम भारतीय लोग हैं तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि भारत में किस किस प्रकार के सीजन्स हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। वेदर इन आवर कंट्री रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर एवरी 2 months। हमारे यहाँ पर 2-2 महीने तक लगभग सेम क्लाइमेट रहता है, सेम वेदर रहता है। दिस 2 months ड्यूरेशन इज कॉल्ड सीजन। ये 2-2 मंथ का जो ड्यूरेशन, इसको हम सीजन बोलते हैं। एज पर ट्रेडिशन भारत की बात करें तो भारत में हमारे 6 सीजन है। अब हम देसी बात करें मौसम की तो भारत में 6 तरह के सीजन बोले जाते हैं। दीज आर
हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। लेकिन वैसे देखने जाए तो हम 3 ही सीजन जानते हैं, समर, विंटर और मानसून। लेकिन भारतीय ट्रेडिशन के हिसाब से हमारे यहाँ पर 6 सीजन। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल डिफरेंस इन द वेदर बिटवीन 2 सक्सेसिव सीजन्स। अब ऊपर जो 6 मौसम दिए गए हैं, तो इन 6 के अंदर बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर देख पाएंगे कोई खास डिफरेंस, यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को ही नहीं मिलता है। ये सब जैसे हेमंत को ले लीजिए, उसके बाद अगर शिशिर आता है तो इन दोनों के अंदर ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। So if 2 seasons are taken simultaneously, then there would be only 3 seasons of the year. तो जब आप देखें कि इनके अंदर तो डिफरेंस ही नहीं आता है कुछ का, तो अगर हम हेमंत और शिशिर को साथ में ले लें, वसंत और ग्रीष्म को साथ में ले लें और वर्षा और शरद को साथ में ले लें, तो हमारे यहाँ पर 3 सीजन बचते हैं। उनको हम डिवाइड करते हैं विंटर, समर और मानसून सीजन के अंदर। कोल्ड वेदर स्टार्ट्स विद द बिगनिंग ऑफ विंटर। भारत के अंदर जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, वेदर ठंडा होने लगता है। टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेज ड्यूरिंग समर, और गर्मी में टेम्परेचर बढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है। विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, एयर गैदर्स मॉइस्चर एंड ब्रिंग्स रेन, और जैसे मानसून आता है तो हवाएं जो है अपने साथ पानी भरकर लाती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली हैज़ डिवाइडेड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इनटू 4 सीजन। अब IMD की बात करें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने हमारे सीजन्स को 4 पार्ट में बांटा। पहला कोल्ड वेदर, फिर हॉट वेदर, और तीसरा एडवांसिंग मानसून, और चौथा है रिट्रीटिंग मानसून। यानी कि 4 सीजन हमारे बताए गए हैं। अब एक्चुअल में तो समर, विंटर और मानसून ही है, लेकिन इन्होंने मानसून सीजन जो है उसको 2 पार्ट में बांट दिया है। मानसून सीजन को इन्होंने बांटा है एक तो रिट्रीटिंग मानसून और एडवांसिंग मानसून। यानी कि एडवांसिंग मानसून वो सीजन होता है जब बारिश शुरू होती है, फिर जब वो मानसूनल हवाएं जब वापस जाती हैं, तो वापस जाते जाते वो कुछ जगहों पे बारिश कर देती हैं, इसको हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून। तो ये 4 तरीके से सीजन को बांटा गया है। कोल्ड सीजन हमारा होता है दिसंबर टू फेब तक, और बात करें हॉट सीजन की, गर्मी की, मार्च टू मई, और एडवांसिंग मानसून होता है हमारा जून टू सितंबर, जब बारिश शुरू होती है और सितंबर तक वो ख़त्म हो जाती है, और अक्टूबर नवंबर में वो वापस लौटते वक्त फिर कुछ जगहों पर बारिश कर देती है, तो इसीलिए उसको रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। यहाँ पर हमारे भारतीय महीनों के नाम दिए गए हैं सीजन के हिसाब से। आगे हम पढ़ेंगे कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज विंटर। अब ठंडी के सीजन की बात करते हैं, विंटर। इन इंडिया देयर 3 मंथ्स ड्यूरेशन फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी कंसिडर्ड एज विंटर। अब सर्दियों की बात की जाए तो दिसंबर से लेकर फरवरी के 3 महीने जो रहते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनको हम ठंड में गिनते हैं। सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द सदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 22 सितंबर टू 21 मार्च। सूरज जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर चमकता है 22 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक, यानी कि लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने हो गए लगभग। इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सो इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्लांट सनरेज। भारत की बात करें तो भारत, यहाँ पे हमने देखा कहाँ पर है सनरेज, सदर्न हेमिस्फीयर। तो भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इस कारण से हमारे पास भी कुछ रेज, सन की स्लांट रेज पहुँचती हैं। कब? बिटवीन दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर से फरवरी, यानी कि हमारे यहाँ पर सूरज की रोशनी थोड़ा कम मिलती है, गर्मी कम मिलती है। एंड लो टेम्परेचर प्रिवेल्स, इसी कारण से टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम होने लगता है। विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, हवाएं जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहना शुरू होती हैं सेंट्रल एशिया की तरफ। दीज विंड्स आर ड्राई एंड कोल्ड, ये हवाएं हैं ड्राई और कोल्ड होती हैं। सो द वेदर ऑल्सो रिमेन्स ड्राई एंड कोल्ड, इसी कारण से ये शुष्क हवाएं और ठंडी हवाएं जब बहती हैं तो ये वेदर को भी ठंडा और शुष्क कर देती है। द स्काई ड्यूरिंग दिस सीजन जनरली रिमेन्स क्लियर, इस समय जो आसमान रहता है, आकाश रहता है, वो एकदम क्लियर रहता है, यानी कि बादल वगैरह नहीं होते, धूप अच्छी रहती है हमारे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिमेन्स कंपैरेटिवली कूलर एज इट इज़ फार अवे फ्रॉम द सी। अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, उत्तर पश्चिम भारत की, वो बहुत ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि सी से दूर है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि सी से दूर जो जगह है वहाँ पर ठंड में बहुत ठंड होती है और गर्मी में बहुत गर्म होती है। तो उत्तर भारत जो है खासकर वो सी से दूर है, इसलिए वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है।
सम पार्ट्स ऑफ इट इज़ डेजर्ट। अब हम बात करें अगर नॉर्थ वेस्ट पार्ट जैसे राजस्थान की, तो कुछ पार्ट उसके डेजर्ट भी हैं। ड्यूरिंग विंटर दिस रीजन डेवलप्स हाई प्रेशर एंड दिस डिफ्लेक्ट्स द विंड्स। अब ये जो एरिया होता है डेजर्ट रीजन खासकर, यहाँ पर लो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिस कारण से ये विंड्स को, हवाओं को डिफ्लेक्ट करता है, यानी कि वापस भेज देता है उनको डिफ्लेक्ट करके। ड्राई एंड कूल विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के कारण ड्राई और कूल, ठंडी और शुष्क हवाएं पैदा होती हैं। These winds reduce the temperature of the places over which they blow। अब ये हवाएं जिस भी जगह के ऊपर से गुजरती हैं, इनके ठंडे होने की वजह से उस जगह के टेम्परेचर को भी ये कम कर देती हैं, काफ़ी गिरा देती हैं। In Delhi, temperature often goes below 10 degrees Celsius during winter and it remains around 16 degree in Allahabad and 18 degree in Kolkata। दिल्ली में टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, और बात करें इलाहाबाद की तो 16 डिग्री, कोलकाता की बात करें तो 18 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब आप देखिए दिल्ली जो है वो सी से दूर है, यानी कि वहाँ पर बिल्कुल नॉर्थ इंडिया में, तो वहाँ पर सी का कोई बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है, तो वहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री है। वहीं हम देखें इलाहाबाद, कोलकाता को, कोलकाता जो कि सी शोर पे है, समंदर के किनारे पे है लगभग, तो वहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट डबल है कंपेयर टू दिल्ली। तो इस तरीके से जो प्लेसेस हैं सी शोर पे, वो टेम्परेचर वहाँ पर मॉडरेट रहता है। एट दिस टाइम द टेम्परेचर ऑफ हिमालयाज इज़ मच लेस। अब हिमालय, उत्तर भारत में अगर हम चले जाएँ हिमालय पर्वत की तरफ, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि ठंड बहुत बढ़ जाती है। द जनवरी टेम्परेचर ऑफ शिमला, दार्जिलिंग इज़ अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करें शिमला की, दार्जिलिंग की, तो टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितनी ठंड होगी आप सोच सकते हैं। आफ्टर द स्नोफॉल इन हिमालयाज द कोल्ड एंड हैवी विंड्स रश टुवर्ड्स द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अब जैसे ही हिमालयाज के अंदर बर्फबारी होती है, आपको पता ठंड के समय हिमालय पर्वत के अंदर बर्फबारी होती है, अब बर्फबारी के साथ ही जो वहाँ पर जो हवा ठंडी चलती हैं, वो ठंडी हवाएं जो हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ बढ़ने लगती हैं, जो कि उत्तर भारत में ठंड को बढ़ा देती हैं। एज ए रिजल्ट दिस प्लेन अलॉन्ग विद गुजरात एंड राजस्थान आर अंडर द ग्रिप ऑफ कोल्ड वेव। और जैसे ही वहाँ बर्फबारी होती है और ठंडी हवाएं बहने लगती हैं, वैसे ही भारत के उत्तर पार्ट की बात करें और इवन गुजरात और राजस्थान की बात करें, यहाँ पर ठंड बढ़ने लगती है, बहुत ठंडा हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज सडनली, जल्द ही तुरंत टेम्परेचर गिर जाता है। तभी आप देखते हैं कभी कभी मौसम एकदम ठंडा हो जाता है और फिर 2-3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद फिर थोड़ा ठीक लगने लगता है, तो हम सोचते हैं एकदम ठंड कैसे बढ़ी। इट इज़ बिकॉज कि जो हिमालयस के अंदर जब बर्फबारी होती है, तो ठंडी हवाएं वहाँ से बहते हुए उत्तर भारत की तरफ, गुजरात और राजस्थान की तरफ बढ़ने लगती है, प्लेन्स की तरफ। टेम्परेचर डिक्रीज सडनली, एकदम से टेम्परेचर गिर जाता है, ठंड बढ़ जाती है। फ्रोस्ट इन सम एरियाज डिस्ट्रक्ट द कॉटन ग्रो, कुछ जगहों पे ओस गिरने लगती है, धुंध के कारण ओस गिरने लगती है, और ओस जो है वो कॉटन ग्रो, हमारी जो कॉटन की फसल है उसको बर्बाद कर देती है। टेम्परेचर डज नॉट फॉल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ड्यूरिंग विंटर एक्सेप्ट फॉर द हाई माउंटेन रीजन्स because the central Himalayas obstruct the extremely cold winds coming from Central Asia and protects India from severe cold। अब इस दौरान आप ये भी देख सकते हैं कि भारत का जो हिमालय पर्वत जो है, जिसको हम भारत का मुकुट कहते हैं, ताज भी कहते हैं, भारत का एक प्रहरी भी कहते हैं, जो कि हमें बचाता है। अब ये कैसे, देखिए यहाँ पर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिमालय पर्वत का, क्योंकि भारत के अंदर कहीं भी टेम्परेचर जो है 0 से नीचे नहीं जाता है, यानी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से नीचे कहीं नहीं जाता, 0 भी नहीं जाता है लगभग। क्यों? विंटर में सिर्फ ये ऐसा होता है माउंटेनस रीजन में, यानी कि पहाड़ी इलाके अगर हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर पर जरूर 0 जा सकता है, लेकिन भारत के किसी और पार्ट के अंदर 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज सेंट्रल हिमालय जो है, जो मध्य हिमालय जो है, वो हिमालय पर्वत जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यानी कि रोक लेता है। किसको रोक लेता है? जो ठंडी हवाएं पर्वत के उस तरफ से आती हैं, यानी कि सेंट्रल एशिया से जो हवाएं आती हैं, सेंट्रल एशिया यानी कि चाइना की तरफ से जो हवाएं ठंडी, आपको ना चाइना में बर्फबारी होती है, बहुत ठंडा होता है मौसम, तो वहाँ से आने वाली ठंडी हवाओं को ये जो पर्वत है ये रोक लेता है, और इस कारण से भारत के अंदर जो ठंड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए वो नहीं होती है।
हाँ, ठंड मतलब होती अच्छी है, लेकिन आप सोचो हम इतनी ठंड में भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं ठंड से, लेकिन अगर टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंच जाए तो हमारी क्या हाल होगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हिमालय जो है वो हमें गहन ठंड से यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड से बचाता है। अब हम यहाँ कुछ चीज़ें जैसे लाइट टनों में दिया गया है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था डिस्टर्बेंसेस के बारे में, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि ये देखिए था ना, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह, ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल दी गई, वो भी देख लेते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है वो देख लेते हैं। इन बोथ हेमिस्फीयर्स अराउंड 30 डिग्री लेटीट्यूड्स वेरी पावरफुल विंड्स इन अ पाइप शेप्ड बेल्ट ब्लो विद हाई स्पीड इन द एटमॉस्फेयर एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 8 to 15 किलोमीटर। अब जेट स्ट्रीम कहा जाता है दोनों हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि इक्वेटर के ऊपर के हिस्से और इक्वेटर के नीचे के हिस्से के अंदर लगभग 30 डिग्री लेटीट्यूड की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो बहती हैं इन पाइप शेप्ड बेल्ट, पाइप की तरह शेप जो होता है उनका उस तरह से बहती हैं विद हाई स्पीड इन द एटमोसफियर, बहुत तेज़ स्पीड से ये एटमोसफियर में बहती हैं। इनकी हाइट रहती है लगभग कितनी ऊंचाई पर ही बहती है, 8 से लेकर 15 किलोमीटर। दीज विंड्स आर नॉन एज जेट स्ट्रीम्स, इन्हीं हवाओं को जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। देयर एवरेज वेलोसिटी इज अबाउट 150 किलोमीटर पर आवर एंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस विंड बेल्ट देयर वेलोसिटी इज अराउंड 400 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो गति है इन हवाओं की जेट स्ट्रीम्स की वो 150 किलोमीटर रहती है। और अगर आप इन हवाओं के अंदर सेंटर की बात करें, विंड बेल्ट के बीच की बात करें, तो वहाँ इनकी हवा की गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा भी रह सकती है। ड्यूरिंग विंटर दीज विंड्स blow over the southern slopes of Himalayas and in summer these are stationed over peninsular India. High altitude winds help to bring rain. अब सर्दी के समय पे ये हवाएं जो हैं ये हिमालय की सदर्न स्लोप्स, जो साउथ पार्ट है हिमालय का, वो स्लोप्स की तरफ बहती है, लेकिन समर के अंदर, गर्मियों के अंदर ये हवा जो है ये पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर बनी रहती है, यानी कि सदर्न पार्ट भारत का जो वहाँ बनी रहती है। और ये हवाएं जो हैं ये बारिश लाने में भी मदद करती है। तो ये था जेट स्ट्रीम। आगे है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जेट स्ट्रीम फॉर्म्ड ओवर वेस्ट एशिया ब्लोज टुवर्ड्स ईस्ट एंड इफेक्ट्स वेस्ट एशियन कंट्री। अब जेट स्ट्रीम जो कि वेस्ट एशिया के ऊपर बहती है वो फिर ईस्ट की तरफ जाती है, वेस्ट एशिया से बहती हुई कहाँ जाती है, वो ईस्ट की तरफ जाती है और ईस्ट में जाकर वो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को इफेक्ट करती है, उनको प्रभावित करती है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अब ये कंट्रीज़ की बात करें हम, भारत का कुछ पार्ट्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज़ को बहुत इफेक्ट करती है। इससे होता क्या है, द डस्ट स्टॉर्म्स अकम्पनिंग दीज डिस्टर्बेंसेज लीव देयर इफेक्ट अप टू बांग्लादेश। उस समय रेतीले तूफान चलते हैं, यानी कि रेतीली हवाएं चलती हैं, ये इतना ज़्यादा नुकसान, मतलब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कि इसका इफेक्ट जो है वो बांग्लादेश तक देखने को मिलता है। This often creates disturbances in the pleasant weather, winter weather of North India. इससे ज़्यादातर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है भारत के प्लेजेंट विंटर वेदर के अंदर, यानी कि उत्तर भारत के अंदर जो ठंड रहती है वो बहुत ही शांत वातावरण होता है, क्लियर स्काई होता है, यानी कि आप धूप सेक सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है धूप में बैठने का लोगों को। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है उत्तर भारत की ठंड में भी। वेरी हाई माउंटेन्स रिसीव स्नोफॉल एंड द प्लेन्स रिसीव सम रेन। जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पर बर्फबारी होती है। प्लेन्स की बात करें, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पर बारिश भी हो जाती है, जैसे अभी गुजरात में आप देखिए थोड़े दिन पहले काफ़ी बारिश जैसा माहौल बन गया था। विच इज़ यूजफुल टू राबी क्रॉप, और ये जो है बारिश ये राबी क्रॉप के लिए काफ़ी यूजफुल है। दिस में कॉज अनसीजनल रेन लोकली नोन एज माउथ। इसको हम अनसीजनल रेन कह सकते हैं। कौन सी रेन है, अनसीजनल रेन है, और इसको हम लोकल लैंग्वेज के अंदर माउथू कहते हैं गुजरात के अंदर। और ये जो है ये बारिश क्रॉप्स को डैमेज भी कर सकती है कई बार, यानी कि ज़्यादा बारिश हो जाए तो थोड़ा क्रॉप्स के ऊपर डैमेज भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और अब शुरू करेंगे हम बाकी टॉपिक को अपनी नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।